वंदे मातरम बस स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 पर। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मानसून के चलते आपदा विभाग की तैयारियों समेत कई बिंदुओं पर भी चर्चा इस दौरान हुई। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई, मंथन किया गया। इसमें मुख्य सचिव समेत तमाम जो बड़े अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, वो भी मौजूद रहे और सख्त दिशा निर्देश भी दिए गए। तो तमाम विभागवार तरीके से समीक्षा बैठक की गई। मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी इस बैठक में शामिल रहे। आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बैठक की अध्यक्षता की और तमाम जो अधिकारी थे और विभागीय अधिकारी थे, मुख्य सचिव थे, वो इस बैठक में शामिल रहे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये समीक्षा बैठक हुई और इस बैठक में तमाम जो विभागवार तरीके से रिपोर्ट थी वो देखी गई और कुछ अधिकारी थे और कुछ लोग थे जो वर्चुअल माध्यम से भी सीएम पुष्कर सिंह धामी की समीक्षा बैठक में जुड़े और सभी ने अपनी बातों को रखा, अपनी बातों को साझा किया और साथ ही साथ कहीं पर खामी या फिर कमियां पाई गई तो उसको पूरा करने के सख्त निर्देश भी सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक बुलाई और इस बैठक में मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बताएं कि आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक थी, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अध्यक्षता की और इस बैठक में तमाम जो अधिकारी थे वो मौजूद रहे, पदाधिकारी थे वो भी मौजूद रहे और कुछ वर्चुअल माध्यम से भी इस बैठक में जुड़े। तो मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी इस समीक्षा बैठक में मौजूद रहे। आपको बताएं, आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक। ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, ये जो बैठक बुलाई गई, इसमें किन बिंदुओं को लेकर चर्चा हुई, क्योंकि बेहद ही अहम ये बैठक रही, इसमें मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी भी मौजूद नजर आए। देखिए, मुख्य सचिव समेत इस बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के तमाम ऐसे अधिकारी थे। अपर सचिव राधा रतूड़ी भी इस बैठक में मौजूद रही। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई। खासतौर पे देखा जाए तो मानसून का दस्तक माना जा रहा है। जिस तरीके से बारिश का सिलसिला प्रदेश के सभी हिस्सों में देखने को मिल रहा है, पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से कुमाऊं में सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिला है, आज सुबह से देहरादून में जो बारिश का सिलसिला था वो जारी था और ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में देखा गया कि भारी बारिश की वजह से कई सड़कें ब्लॉक हो गई थी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने इस बात को लेके आपदा प्रबंधन विभाग की जो बैठक ली है, उसमें आपदा प्रबंधन विभाग कितना तैयार है मानसून को लेके, क्या कुछ तैयारियां हैं, खासतौर पे जो ऐसे संवेदनशील इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, खासतौर पे चारधाम इलाका है, उन क्षेत्रों में जो टीमें लगी हुई हैं, कितना अलर्ट के तौर पे कितना जल्दी रिस्पांस कर रही हैं आपदा प्रबंधन की टीमें और क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, इन सभी विषयों को कहीं ना कहीं इस बैठक के जरिए जानने की कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। खासतौर पे जो पर्यवेक्षक लगाए गए हैं, तमाम जो टीमें लगाई गई हैं आपदा प्रबंधन की तरफ से, इसके अलावा जो व्यवस्थाएं की गई हैं, दोनों मंडलों के लिए एक हेलीकॉप्टर भी मुहैया कराया गया है। चारधाम यात्रा भी जारी है और ऐसे भी किसी तरह की कोई अव्यवस्था की तस्वीर सामने ना आए और इसी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वो लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, ताकि आने वाले मानसून सीजन से किस तरीके से उस पर नियंत्रण रखा जा सके। ज्ञानेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी और अपडेट के लिए। और वहीं उत्तराखंड बीजेपी की धामी सरकार 30 जून को अपनी सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। आपको बताएं कि 100 दिन के इस कार्यकाल को बीजेपी उपलब्धि के तौर पर देख रही है और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने ये कहा है कि सरकार ने इन 100 दिनों में जनता की उम्मीदों के अनुरूप विकास के कार्य किए हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने यह भी कहा कि सरकार ने यूसीसी जैसे कानूनों को लागू करने के लिए कमेटी का गठन किया है, जो कि अपने आप में सबसे बड़ी उपलब्धि है। पार्टी युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में 30 तारीख को 100 दिन पूरे करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के वक्त
जनता के बीच में अपना संकल्प पत्र रखा था और उसी संकल्प पत्र के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्रियान्वयन को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी में 100 दिन के अंदर जो चीज़ें निर्धारित की गई थी उनको पूरा किया जा रहा है और कई तरह की योजनाओं को भी इसमें सम्मिलित किया जा रहा है। पार्टी के स्तर पर भी कई कार्यक्रम 30 तारीख को आयोजित किए जा रहे हैं और जैसा समान नागरिक संहिता का जनता के बीच में वादा किया था उसके लिए सरकार ने जो है तो समिति भी गठित कर दी है और उसके लिए रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में ये काम प्रारंभ भी हो चुका है। अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस और वामपंथी दल लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी के चलते देहरादून में भी कांग्रेस ने वामपंथी दलों के साथ मिलकर राजभवन के पास इस योजना का विरोध किया। इस दौरान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने केंद्र की सरकार पर जमकर हमला बोला और मांग की कि वो इस योजना को वापस लें। ये एक सर्वदलीय पहल हमने बनाई है, सर्वपक्षीय पहल बनाई है, जिसमें बड़ी संख्या में पूर्व सैन्य अधिकारी और पूर्व सैनिक आए हैं और हम इसको लेकर के अब ग्राम प्रधानों से अपील करेंगे, अपनी बहनों से अपील करेंगे और अपने पूर्व सैनिकों से अपील करेंगे कि वो प्रधानमंत्री जी को कहें, उनको पत्र लिखें, आवाज़ उठाएं ताकि अग्निवीर योजना जो अग्निपथ के नाम से प्रारंभ की जा रही है ये उत्तराखंड की बर्बादी का पथ है। हम इसके विरोध में हैं, इसको वापस लें। देखो, ये विरोध करना हमारा मकसद नहीं है। देखिए, नौजवानों के साथ, उत्तराखंड के नौजवानों के साथ, पूरे देश के नौजवानों के साथ केंद्र सरकार ने खिलवाड़ किया है, धोखा देने का काम किया है, उनके भविष्य को अनिश्चित कर दिया है। जो सैन्य परंपराएं हैं, जो मूल्य हैं, उस पर चोट लगातार केंद्र सरकार करती रही है और अग्निपथ जैसे काले कानून को लाकर नौजवानों को धोखा देने का, उनके मेहनत जो उन्होंने परिश्रम किया है उस पर कुठाराघात है। आज पूरा देश का नौजवान, उत्तराखंड का नौजवान उद्वेलित है। राजस्थान के उदयपुर में हुई घटना को लेकर सियासत अब गर्म हो चली है। दरअसल देश भर में इसको लेकर गुस्सा साफ नजर आ रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी घटना की निंदा की है और ये कहा है कि ऐसे लोगों की देश में कोई भी जगह नहीं है। देश कानून से चलता है और कानून से बड़ा कोई नहीं है। घोर निंदा करते हैं, बहुत अमानवीय है, बर्बर है। इसमें जो भी लोग सम्मिलित हैं, ऐसे लोगों का इस धरती पर कोई वो रहें। हमारे देश कानून से चलता है, मगर ऐसे लोग जो है हम सब के लिए कलंक हैं और ऐसा कलंक जितनी जल्दी मिटे उतना अच्छा है। हम इस सब की घोर आलोचना निंदा करते हैं। और फिलहाल खबर उत्तराखंड में, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बुलेटिन में कुछ और खबरों की तरफ। उत्तराखंड में तबादला एक्ट के तहत 2 साल बाद अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले होने हैं। शासन ये चाहता है कि मानकों में आ रहे सभी वर्गों के अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले हों, लेकिन कुछ विभागों की तरफ से वित्तीय स्थिति को देखते हुए एक सीमित दायरे में तबादलों का अनुरोध किया गया है। दरअसल आपको बताएं कि विभागीय अधिकारियों के मुताबिक शासन में विभिन्न विभागों की तरफ से इस तरह के प्रस्ताव आए हैं। इन विभागों की तरफ से अनुरोध ही किया गया है कि इस साल मात्र 15% पदों पर तबादले किए जाएं। विभागों के प्रस्ताव पर कार्मिक विभाग की तरफ से इसकी फाइल मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री को भेजी गई है और इस मंजूरी मिलते ही इस संबंध में अगले 1 या फिर 2 दिनों के अंदर शासन आदेश जारी हो सकता है। आपको ये भी बताएं कि प्रदेश में तबादला एक्ट के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों को लेकर विभागों के बीच कोई स्पष्ट शासन आदेश न होने से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं विभिन्न विभागों में 10 जुलाई तक तबादले होने हैं। एक्ट के मुताबिक 10 जुलाई तबादलों की अंतिम तारीख है और इसी बीच कुछ विभाग कुछ पदों पर तबादले कर चुके हैं, लेकिन अब जबकि तबादलों के लिए मात्र 12 दिन ही बचे हुए हैं, शासन की तरफ से तो जियो जारी कर ये स्पष्ट कर दिया गया है कि मानकों में आ रहे सभी के तबादले होंगे या फिर सीमित दायरे में तबादले किए जाएंगे।
ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, अब क्योंकि जो अंतिम तारीख है वो हालांकि अभी आगे है, लेकिन अभी जब तबादला एक्ट के तहत अभी क्या कुछ बदलाव है, किस तरह के शासन आदेश जो है वो आने वाले दिनों में जारी होंगे? देखिए, खासतौर पे देखा जाए तो 10 तारीख तक अभी समय है, लेकिन जिस तरीके से तबादला एक्ट में इस बार खासतौर पे देखा जाए तो मात्र इस साल केवल 15% पदों पे जो तबादले हैं वो होंगे, जिसमें कि देखा जाए तो कई मानक जो हैं वो कहीं ना कहीं बीच में आ रहे हैं। कई अधिकारियों और कर्मचारियों के जो तबादले हैं होने हैं, विभागों की तरफ से जो कहीं ना कहीं जो प्रस्ताव दिए गए हैं शासन स्तर पे वो अब मुख्यमंत्री के पास है। मुख्यमंत्री को इसमें फैसला करना है कि सभी कौन से विभागों में कौन से कर्मचारियों को, कितने साल के कर्मचारियों को जो तबादला एक्ट के तहत लाना है और उनको कहीं ना कहीं इसमें रखना है। और ऐसे में खासतौर पे देखा जाए कि जो प्रस्ताव विभागों से आए थे उसे कार्मिक विभाग की ओर से अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री को भेजा गया है। मुख्यमंत्री के हाथ में फैसला है और 2 साल बाद इस तरीके से अब जो तबादला एक्ट के तहत कहीं ना कहीं जो ये 15% जो तबादले होने हैं उसमें अब मुख्यमंत्री को फैसला लेना होगा। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री किस प्रकार से इसमें अपने तरफ से जो तबादला एक्ट के तहत जो है कार्रवाई करते हैं। हाँ, लेकिन ज्ञानेंद्र, आखिर विभागों की तरफ से इस तरह का अनुरोध क्यों किया गया है? क्या मुख्य वजह क्या है कि इस तरह का अनुरोध किया गया है कि इस साल सिर्फ 15% ही तबादले हों, 15% पदों पर ही तबादले किए जाए? देखिए देखा जाए जो तबादला के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की तरफ से जो शासन को विभागों की तरफ से जो प्रस्ताव भेजा गया था उसमें किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं था। खासतौर में इस बात को लेकर असमंजस बना हुआ था। 10 जुलाई का जो समय है वो अभी भी कहीं ना कहीं इस एक्ट को लेके है। 10 जुलाई से पहले इस पे शासन की तरफ से जो आदेश हैं वो करने हैं, यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो तकरीबन 10 से 12 दिन का जो समय है वो सरकार के पास बचा हुआ है और मानकों के अनुसार जो कहीं ना कहीं सीमित दायरे के तहत इसमें कार्रवाई करनी है सरकार की तरफ से। ठीक ज्ञानेंद्र, अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया इस जानकारी और अपडेट के लिए। और वही टिहरी के चंबा ब्लॉक के सभागार में बीडीसी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख शिवानी बिष्ट ने की। आपको बताएं कि बैठक में अधिकांश समय हंगामा ही होता रहा, लेकिन इस बैठक में सड़क और पेयजल के मुद्दे छाए रहे। इस दौरान सदस्यों ने पुराने प्रस्तावों पर कार्य न किए जाने और मनरेगा कार्यों का समय पर भुगतान न होने पर प्रमुखता से सवाल उठाए। सदस्यों का ये कहना था कि जब समस्याओं का समाधान ही नहीं होना है तो फिर पिछले प्रस्तावों को ही दोहराए जाने हैं, तो फिर ऐसी बैठक के बुलाने का औचित्य क्या है? बैठक में ब्लॉक प्रमुख शिवानी बिष्ट ने जनप्रतिनिधियों की शिकायतों को गंभीरता से न लेने वाले अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई और इस बैठक में पहुंचे टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का समाधान करने के सख्त निर्देश दिए और साथ ही ये भी कहा कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं उस सदन का एक आमंत्रित सदस्य हूँ। सदन की अपनी गरिमा है। निर्देश देने का अधिकार जो हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं वो इस सम्मानित सदस्य की अध्यक्ष हैं, तो वो निर्देश वो दे सकती है। मैं तो निवेदन ही कर सकता हूँ। मैंने ये निवेदन किया है कि हम लोग जो जैसे चंबा ने हमको एक नया रास्ता दिखाया है, एक सुपथ दिखाया है। चंबा और जो मसूरी वाली फल पट्टी है उसने नकदी फसलों के रूप में, उसने जो है बागवानी के रूप में, उसने होम स्टे के रूप में आज वो पर्यटन का सबसे अच्छा हब बना। चमोली के पोखरी गांव के उपचुनाव की मतगणना पूरी हो गई है। आपको ये बताएं कि भदूड़ा से सुनीता देवी और खन्नी से बीना देवी ग्राम प्रधान निर्वाचित घोषित हुई हैं। साथ ही निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि विकासखंड पोखरी के खन्नी और भदौरा में उपचुनाव की मतगणना पूरी की गई है, जिनमें खन्नी में बीना देवी को 164 और लता देवी को 124 मत दिए गए। वहीं भदौरा में पूनम देवी को 51 और सुनीता देवी को 81 मत पड़े। नागपुर पोखरी में भदूड़ा और खन्नी में निर्वाचन हुआ, जिसमें भदूड़ा में जो है 2 उम्मीदवार थे। पूनम देवी, इनको 51 वोट पड़े हैं और सुनीता देवी को 81 वोट पड़े हैं। कुल 136 वोट पड़े हैं, उनमें से 4 जो है
रद्द किए गए। तो सुनीता देवी यहाँ विजयी हुई हैं 30 वोटों से। डोईवाला में बड़ोवाला के ग्राम प्रधान के इस्तीफे के बाद काफी समय से खाली सीट पर उपचुनाव कराया गया, जिसमें 3 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत को आजमाया। मतगणना ब्लॉक कार्यालय डोईवाला में चुनाव अधिकारी जेएस रावत की देखरेख में पूरी हुई, जिसमें सुधीर छेत्री को कुल 377 वोट मिले और उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की। इसी दौरान नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान सुधीर छेत्री ने ये कहा कि ग्राम का विकास उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। भले ही समय कम है, लेकिन फिर भी सभी वार्ड सदस्यों को साथ लेकर विकास किया जाएगा और उनका उद्देश्य अपने स्तर से समस्याओं को हल करने का है। इसमें आज के जो चुनाव परिणाम है उसमें श्री सुधीर छेत्री प्रधान निर्वाचित घोषित किए गए हैं। उनको 377 मत प्राप्त हुए हैं। फर्स्ट रनर अप पुष्पा हैं, जिनको 319 मत प्राप्त हुए हैं, और सेकंड रनर श्री बलराम हैं, जिनको 105 वोट में प्राप्त हुए हैं। 4 निरस्त हुए हैं, 2 मतपत्र मिसिंग हैं। तो 2024 सितंबर अक्टूबर तक जो भी चुनाव होंगे, आम चुनाव, उस तक कार्यकाल रहेगा इनका। मेन मुद्दा तो सर विकास, इसके बिना कुछ नहीं है जी। और पब्लिक के साथ था मेरा, इसलिए विकास में है सारा मुद्दा, फोकस मेरा विकास है सर, बस। कौन सी समस्या है जिनको आप? बिजली सर, बिजली है, रोड है, फिर हमारा गांव छोटा सा है सर, ये समस्या है। आवास है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है हमारे यहाँ, मेन मुद्दा स्वास्थ्य केंद्र नहीं है सर, है आंगनबाड़ी नहीं है, बारात घर नहीं है, खेल कूद, बच्चे कहाँ खेलने जाएंगे, ट्यूबवेल नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे ग्राम सभा में अभी तक, कुछ नहीं है। और सबसे पुरानी ग्राम सभा बड़ोवाला है और कुछ भी नहीं अभी तक। हरिद्वार में जूना अखाड़े के वरिष्ठ संत और कोठारी महंत महाकाली गिरी पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद नाराज संतों ने शहर कोतवाली पहुंचकर विरोध जताया। हमले में महंत महाकाल गिरी को कई गंभीर चोटें भी आई हैं। उन्हें देहरादून में CMI अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घटना के बाद से अखाड़े के संतों में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। आपको बताएं कि घटना पर संतों ने शहर कोतवाली पहुंचकर घटना का जबरदस्त विरोध किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। आपको ये भी बताएं कि महाकाल गिरी सोमवार रात भोजन के बाद अखाड़ा परिसर में टहल रहे थे कि तभी अचानक अज्ञात हमलावरों ने आकर उन पर हमला कर दिया। बताया ये गया कि हमलावर लाठी डंडों से लैस थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अखाड़ा दुखी है। एक हमारा ऐसा साधु था होनहार आगे, जो पूरा उसके ऊपर अखाड़ा, हमारे यहाँ कारबार कोठार सारी व्यवस्था अखाड़ों की होती है, तो उसमें इस वक्त जो कोठारी का दर्जा होता है, अखाड़े की जो अंतर्ग व्यवस्था है सारा उसी के हवाले होती। तो अचानक जो रात में घटना घटी, इसमें सारे हमारे अखाड़े के, चाहे हमारे मंत्री महेशपुरी जी हो, श्रीमंत हो, थानापति हो, चाहे हम भी, रात में हमको इन लोगों ने हमको नहीं सूचना दी, सबने तुरंत ही उस पर कार्रवाई की, हॉस्पिटल भेजा। तो हम लोग सारे अखाड़े के बहुत दुखी हैं और शासन प्रशासन से मेरा यही अनुरोध है। पुलिस प्रशासन आया भी था और मेरी यही सबकी अखाड़े की तरफ से, साधु संतों की तरफ से मांग है कि तत्काल इस पे जो गुनाहगार दोषी हैं उनको अरेस्ट किया जाए। देखिए, कल रात को एक यहाँ पे महाराज जी हैं जो यहाँ के खजांची जी हैं, उनके ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था और तत्काल उन्हें यहाँ पे सिटी हॉस्पिटल में दिखाया गया। फिर वहाँ से CMI में देहरादून में एडमिट कराया गया है। वहाँ पे उनकी कंडीशन स्टेबल है। CCTV फुटेज और अन्य जानकारी के माध्यम से हमारी टीम लगी हुई है उनको सर्च करने में। जल्द ही जो अभियुक्त हैं वो सर्च कर लिए जाएंगे और मुकदमा भी पंजीकृत हो चुका है। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको बताएं। कई जिलों में सुबह से ही भारी बारिश हो रही है और कई जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। 29 जून तक कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। तेज बारिश के चलते सड़कों पर पानी नजर आ रहा है। भारी बारिश के कारण उफान पर नदी नाले हैं। बारिश से आम लोगों को गर्मी से निजात मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रबंधन टीम है उनके लिए अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। आपको बताएं कि कई जिलों में सुबह से ही भारी बारिश हो रही है और इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट हालांकि पहले ही जारी कर दिया था। 29 जून तक कई हिस्सों में बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई। तो तेज बारिश के चलते सड़कों पर जो पानी है वो भर चुका है, जलमग्न हो चुकी है सड़कें और भारी बारिश के कारण उफान पर है नदी नाले। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं।
उपेंद्र राणा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव ज्यादा जानकारी के साथ। उपेंद्र, हालांकि देखिए मौसम विभाग की तरफ से पहले अलर्ट जारी कर दिया गया था। मौसम विभाग ने कहा था कि आने वाले समय में 29 या फिर 30 जून तक जो मौसम है वो करवट लेगा। अभी क्या कुछ प्रशासनिक तैयारियां हैं, विभाग की तरफ से क्या तैयारियां हैं? देखिए, इस बार से मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान जारी किए थे कि उत्तराखंड में 29 जून को जो है काफ़ी बारिश जो है उत्तराखंड के कई हिस्सों में जो है देखने को मिलेगी। और यही देखने को मिला कि सुबह से ही कई जिलों में जो है हल्की से मध्यम बारिश जो है वो देखने को मिली। और ख़ास तौर पर जो कुमाऊं मंडल है, जो बागेश्वर, पिथौरागढ़ और जो नैनीताल है, वहाँ पर ज़्यादातर बारिश जो है वो देखने को मिली, जिसके चलते जो है वहाँ पर जो नदी नाले हैं वो काफ़ी उफान पर जो है वो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही जो गढ़वाल मंडल की अगर बात की जाए तो चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी, इन जगहों पर भी हल्की से मध्यम बारिश जो है वो देखने को मिली। लेकिन जो ऊपरी हिस्से हैं, 2000 फीट की जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां पर काफ़ी बारिश जो है वो देखने को मिली है। और मैदानी क्षेत्रों में देहरादून, हरिद्वार में भी काफ़ी सुबह जो है काफ़ी अच्छी बारिश जो है वो देखने को मिली। और मसूरी में भी काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिली, जिसके चलते वहाँ पर भूस्खलन भी देखने को मिला कि काफ़ी 2 घंटे तक जो है यातायात प्रभावित भी वहाँ पर देखने को मिला। हालांकि अभी जो है पूरी बीआरओ की जो टीमों के द्वारा जो है जहां पर भी सड़कें बंद थी, उन सड़कों को जो है वो खोला गया है। और जिस प्रकार से जो है नदी नाले पूरी तरीके से अब उफान पर होने लगे, मानसून ने अब दस्तक देना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2-3 दिनों तक जो है इसी तरीके से जो है बारिश का सिलसिला अभी जो है फिलहाल जारी रहने वाला है। यानी कि मानसून जो है अब उत्तराखंड में सक्रिय होता हुआ जो है वो दिखाई देगा। इसको लेकर आपदा प्रबंधन की टीम जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट पर रहने के जो है उनको दिशा निर्देश जो है मौसम विभाग की ओर से दिए गए। और आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आपदा को देखते हुए जो है आपदा विभाग और तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक भी तमाम जानकारी सीएम धामी की तरफ से ली गई। ठीक उपेंद्र, अपनी नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद उपेंद्र आपका इस जानकारी और अपडेट के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।